दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अजीम और आज बात करेंगे दिलीप साहब के कुछ ऐसे किस्सों की जो आप लोगों को शायद ना पता हो। दिलीप साहब के चेहरे के अगर नूर की बात करें, चेहरे का जो नूर था दिलीप साहब का, उसको आपने गौर किया होगा तो ये नूर जो है, इसकी पेशेंगोई जो है जब दिलीप साहब 4 साल के थे तभी हो गई थी। एक फ़कीर आया था, दिलीप साहब अपनी दादी के साथ बैठे हुए थे। उस फ़कीर ने इनको देखा और इनकी दादी से बोला कि इस चेहरे पर जो इसके नूर है इस लड़के के, ये खुदा का नूर है, ये नूर इसके साथ हमेशा बरकरार रहेगा और ये पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। बहरहाल वो पेशेंगोई अभी तक कायम रही और 98 प्लस होने के बावजूद आप अगर गौर करेंगे तो दिलीप साहब के चेहरे पे वो नूर बरकरार था। एक चीज़ और बता दें, दिलीप साहब की दादी जो थी वो दिलीप साहब के बाल जो हैं आड़े तिरछे काट देती थी, जिससे उनकी शक्ल थोड़ी बदल जाए और उनकी चेहरे को नज़र ना लगे। ये एक उनकी दादी उनके साथ किया करती थी। उसके अलावा जब दिलीप साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस टाइम पे ख़ानदानी लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आना अच्छा नहीं माना जाता था। जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, उनके मदर फादर ने जाके जब ये फिल्म देखी तो उनको ऐसा लगा कि ये लड़का यूसुफ खान से कितना मिल रहा है, उनके बेटे से। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ ये यूसुफ खान ही है, तो बड़ा बवाल मचा था उनके घर के ऊपर। बहरहाल ये डेस्टिनी थी दिलीप साहब की कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में आना था, बॉलीवुड का नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर करना था। और उसके अलावा बता दें आपको, अगर दिलीप साहब की फिल्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले मुग़ल आज़म का जहन में एक आता है कि मुग़ल आज़म दिलीप साहब। तो दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म को रिलीज़ होने के वक्त नहीं देखा था, ना प्रीमियर पे देखा था, ना रिलीज़ होने के बाद देखा था। बहुत ज़माने के बाद जब दिलीप साहब की जब शादी हो गई थी उसके बाद दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म देखी, वो भी पिक्चर हॉल में। अब अकेले वो और सायरा बानो 2 लोग पिक्चर हॉल में मौजूद थे जिन्होंने अकेले बैठ के मुग़ल आज़म को देखा। जी हाँ, ये हुआ पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे सायरा बानो ने दिलीप साहब को पहली बार मुग़ल आज़म दिखाई थी। मुग़ल आज़म दिलीप साहब को सायरा बानो ने दिखाई थी, वो भी पिक्चर हॉल में अकेले बैठ के, दोनों ने अकेले बैठ के फिल्म देखी थी। ये एक बड़ी यादगार बात है क्योंकि ये शायद किसी को ना पता हो। उसके अलावा हम आपको बता दें कि दिलीप साहब को तला और मीठा बहुत पसंद था। आमतौर पर देखिए एक्टर्स जो होते हैं वो तला भी नहीं खाते हैं और मीठा भी नहीं खाते हैं, लेकिन दिलीप साहब को दोनों चीज़ें बहुत पसंद थी। दिलीप साहब को भजिया, पकौड़ियाँ, समोसे, ये शाम की चाय में उनको चाहिए ही चाहिए थे। अगर ना हो तो घर में एक कोहराम मच जाता था, ये आलम हुआ करता था। उसके अलावा आपको बता दें कि दिलीप साहब का जब प्रीमियर हुआ था मुग़ल आज़म का तो सायरा बानो को ये पता था कि दिलीप साहब आने वाले हैं और दिलीप साहब पे उनका बड़ा क्रश था। तो वो सायरा बानो अपनी माँ नसीम बानो की एक बहुत हैवी साड़ी पहन के वहाँ पहुँची कि आज मिलेंगे दिलीप साहब से, उनसे अपने बात करेंगे, उनको अपना जो उनकी जो चाहत है वो शायद हम जो आज उनके सामने जाहिर कर सकें। लेकिन जब दिलीप साहब वहाँ नहीं पहुँचे तो बहुत ज़्यादा उनको निराशा हुई थी। उसके अलावा दिलीप साहब जो हैं वो अक्सर सायरा बानो को कबाड़ी कहते थे। कबाड़ी इसलिए कहते थे क्योंकि सायरा बानो जो है दिलीप साहब की कोई भी चीज़ होती थी, मान लीजिए जैसे उन्होंने पत्तल में कुछ चीज़ खा ली राह में चलते हुए, और उसके अलावा कोई किसी कागज़ पे कुछ लिख दिया, उठा फेंक दिया, तो सायरा बानो वो सब चीज़ें उठा लिया करती थी और उसके ऊपर लिख देती थी कि आज के दिन ये डेट है और दिलीप साहब ने ये खाया था। और वो सब चीज़ें संभाल के सायरा बानो आज तक रखे हुए हैं। इस लिहाज से दिलीप साहब जो है अक्सर सायरा बानो को कहते थे कबाड़ी। उसके अलावा दिलीप साहब को अपनी बर्थडे कभी याद नहीं रहती थी। जब भी वो सुबह उठ के आते थे और पूरे घर में फूल ही फूल नजर आते थे तो सायरा बानो से कहते थे व्हाट्स द मैटर, ये सब इतने फूल कैसे आ गए? तो फिर सायरा बानो बताती थी कि आज आपकी बर्थडे है। तो इस तरह के बहुत तमाम किस्से हैं जो सभी जानते हैं कि दिलीप साहब और मधुबाला के बीच में बहुत गहरा प्यार था और वो परवान भी बहुत चढ़ा, लेकिन शादी ना हो सकी क्योंकि शायद उनकी किस्मत में नहीं था शादी होना।
तो आपको बता दें आखिर ये किस्सा, ये रिश्ता टूटा कैसे, क्योंकि मधुबाला के जो फादर थे वो चाहते थे शादी अगर हो दिलीप कुमार की उनकी बेटी से, तो उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि दिलीप कुमार जो है वो कहीं बाहर के दूसरे प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्शन में काम करेंगे। तो ये बात जो है दिलीप कुमार को बहुत नागवार गुजरी थी और इसी बात को लेकर दिलीप कुमार बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे उनके फादर से, और काफ़ी उन्होंने जो है उनको एक बहस भी हुई थी महफिल के अंदर, जिसको लेके मधुबाला को बहुत बुरा लगा था। और मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा था हम तुमसे शादी तभी करेंगे जब तुम मेरे फादर से माफ़ी मांग लोगे, लेकिन दिलीप साहब को ये गवारा नहीं था। और आपको बता दें कि मुग़ल आज़म में एक सीन है जहाँ पे दिलीप साहब जो है वो मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं, तो उस सीन को दिलीप साहब ने बहुत सारे रिटेक लिए थे, अपना गुस्सा जो था वो उन्होंने निकाला था और मधुबाला को असलियत में जम के थप्पड़ मारा था। तो उसके बाद जो है कहा यह जाता है कि मधुबाला सेट पे बेहोश भी हो गई थी। तो इस तरह का दिलीप साहब का प्यार था जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे था, और वो गुस्सा था कि आखिर शादी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें जब मधुबाला बहुत बीमार हो गई और उनकी ख्वाहिश थी कि एक बार दिलीप कुमार को देख लें, उन्होंने मैसेज भी कराया, लेकिन दिलीप साहब को इस कदर गुस्सा था अपने प्यार को लेकर कि उन्होंने आखिरी तक की फिर मधुबाला से मुलाकात नहीं करी। और आपको एक चीज़ और बता दें, बड़ा यादगार किस्सा चलते चलते शायद ही किसी को शायद ना पता हो, क्योंकि ये किस्सा जो है सिर्फ नौशाद साहब ने ही शेयर किया था मेरे साथ। हम नौशाद साहब के घर पे थे। नौशाद साहब के घर में मुग़ल आज़म की एक तस्वीर लगी है, वो आज भी लगी है, उस वक्त की बहुत पुरानी है। उसके अलावा दिलीप साहब जब भी मुलाकात करने आते थे नौशाद साहब से, तो उस तस्वीर के पास जाके खड़े हो जाते थे और मधुबाला को देख के कहते थे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। फिर वो हंसते हुए मजाक में फिर कहते थे एक और खूबसूरत औरत है घर पे मौजूद है, मतलब सायरा बानो को कहते थे। तो इस तरह के उनके बहुत सारे तमाम सारे किस्से हैं जो अगर बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये चंद किस्से जो हैं मुझे अभी याद थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हमको यकीन है कि ये किस्से आपने आज पहली बार सुने होंगे। बहरहाल दिलीप साहब को एक बार फिर सारा समय की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग।